अध्याय 19। एक नाजुक दुल्हन का भाग्य। कियानजी घोड़े की दुकान से निकलते हुए झू जिकिन शिकायत करते रहे, बहुत उबाऊ है। हर समय उस बकवास को सुनना। मेरे पास अपना कौशल दिखाने के लिए शरीर कहाँ है। वह क्षण कहाँ है जब पलक झपकते ही मामला उजागर हो गया था। मामलों की जांच करना उबाऊ है। अब आपको उस गड़बड़ी से सबसे महत्वपूर्ण सुराग निकालने होंगे। फिर सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना होगा। हुआंग तुहा ने पश्चिमी बाजार में सड़क पर चलते हुए कहा। चू तू तान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लू परिवार धूपबत्ती की दुकान। क्या उस बूढ़े कमीने से फिर पूछने आए हो? चू तू तान ने त्यूहा को पकड़ लिया और नाराजगी से कहा, कभी कभी मैं वास्तव में उसे टिचथुई की ओर से एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। हे नपुंसक, क्या संसार में ऐसे भी दुखी लोग हैं? सच्चाई सामने आने से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। राजकुमार हा ने उत्तर दिया। फिर ना फातसा को सड़क के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और सीधे धूप और दीपक की दुकान पर चला गया। लू चिनगुएन मोमबत्ती की बत्ती बना रहा था। खुरदरी नरकट, कुछ पतली छीलने के बाद बड़े करीने से व्यवस्थित की गई थी। कदमों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई, बस पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़े आदमी लू, क्या व्यापार अभी भी ठीक चल रहा है? हुआंग तुहा ने पूछा। तभी लू चिनगुएन ने धीरे से उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और रीढ़ को छीलना जारी रखा। ओह, यह तुम हो। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है, बूढ़े आदमी। मुझे फिर से कुछ पूछना है। कृपया नाराज मत हो। यह देखकर कि बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, हुआंग तुहा ने एक कुर्सी खींची और चू तू तान के साथ बैठ गया। लू चिनगुएन अभी भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन हुआंग तुहा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शांति से पूछा, मैंने सुना है कि जिस दिन वेई शी मिन की मृत्यु हुई थी, उससे पहले आप लिंग लिंग जियांग खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आए थे। लू चिनगुएन ने बुदबुदाते हुए कहा, उनकी दुकान धूपबत्ती और मोमबत्तियां दोनों बेचती है। क्या आप बता सकते हैं कि वेई शी मिन के आने पर क्या स्थिति थी? जो आदमी पहले यहाँ आया था, उसने राजकुमारी के मुआवजे के पैसे उसे दे दिए थे। इस बार बॉस टीएन उसे यहाँ लेकर आया था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने लिंगजी के लिए पूछा, शिकायत करते हुए कि उसे सिरदर्द है और अक्सर अनिद्रा की समस्या होती है और लिंगजी का उपयोग करने से थोड़ी मदद मिलती है। बूढ़े आदमी के पास केवल 2 सिक्के बचे थे, जिनका कुल योग 3 तायल और 4 सिक्के थे, इसलिए उसने उन सभी को 680 सिक्कों में बेच दिया। इसके बिकने के बाद क्या होगा, तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? जब कोई ग्राहक तुम्हारे घर आता है, तो तुम सामान बेचते हो, पैसे इकट्ठा करते हो, बस। तुम और क्या कर सकते हो? हुआंग तुहा ने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा। उस रात वेई शी मिन लापता हो गया था। राजकुमारी का महल उसे ढूंढ नहीं सका और अगले दिन वह तिएन फुक पैगोडा में जलकर मर गया। लू जियुआन ने धीरे से अपना सिर उठाया और धुंधली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या उस हिजड़े का मतलब यह है कि उसकी मौत में उसका भी कुछ हाथ था? हुआंग तुहा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ था, जो चल और दौड़ सकता था, तिएन फुक पैगोडा में दिखाई दिया। एक दिन पहले वह कुछ मसाले खरीदने के लिए बूढ़े आदमी की दुकान पर गया था। आखिर इसका दाइली मंदिर से क्या संबंध है? लू जियुआन ने उसे वहीं बैठा छोड़ दिया, खड़ा हुआ, सबसे लंबी ईख निकाली, उन्हें कसकर एक साथ मोड़ा और कपड़े से बांधकर एक विशाल मोमबत्ती की बाती बनाई। झो जिकिन ने पूछा, क्या यह बड़ी मोमबत्ती उस मोमबत्ती की जगह लेने के लिए है जो जिनफू मंदिर में जल गई थी? हाँ, आज मैं मोमबत्ती का शरीर बनाऊंगी,
कल मैं रंगीन मोम का उपयोग करके उसे ड्रैगन, फीनिक्स, फूल और पत्ती के आकार में रंग दूंगी। फिर उस पर चमकीला पदार्थ छिड़कूंगी और यह तैयार हो जाएगा। ऐसा लगता है कि एक बड़ी मोमबत्ती बनाने में कई जटिल और कठिन चरण होते हैं, लेकिन लू ची गुएन जैसे अनुभवी व्यक्ति के हाथों में यह बहुत तेजी से हो जाता है। होआंग तुहा ने विचार किया, फिर चारों ओर बिखरे मोमबत्ती मोम के डिब्बों को देखा और पूछा, बूढ़ा आदमी लू बहुत कुशल है। दूसरे दिन उसने कहा था कि तिएन फुक पैगोडा को मोमबत्तियों की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त मोम इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने खुद ही पर्याप्त मोम इकट्ठा कर लिया था। मैं इस उम्र तक जी चुका हूँ और मैंने ज्यादा पैसे नहीं बचाए हैं, लेकिन मैंने कुछ मोमबत्ती का मोम बचा लिया है, लू चीन गुएन ने कहा और मोमबत्ती की बाती को घसीटकर घर के पीछे ले गया। पीछे बड़े बर्तन में मोम उबल रहा था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। लू झियुआन ने मोम के तेल को सोखने के लिए कपड़े में लिपटी मोमबत्ती की बत्ती को बर्तन में डुबोया, फिर एक मोमबत्ती का सांचा निकाला जो एक व्यक्ति जितना लंबा था, और साथ ही कई बड़े और छोटे बैरल भी निकाले। वह कुर्सी पर चढ़ गया, लगभग 1 मीटर व्यास वाले तांबे के करछुल का उपयोग करके तरल मोम को धीरे धीरे मोल्ड और बैरल में भरने के लिए किया। हुआंग जीहे ने सहजता से प्रशंसा की, बूढ़ा आदमी वास्तव में मजबूत है, लगभग 60 साल का है, लेकिन फिर भी अकेले इतना भारी काम कर रहा है। हम्मा, आजकल कौन सा बच्चा कष्ट सह सकता है। सिर्फ 2 दिन की अप्रेंटिसशिप के बाद ही वे भाग गए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लू जियुआन ने ठंडे स्वर में कहा। जब मैं छोटा था तो मैं सेना में शामिल हो गया था, क्रॉसबो टीम में था और एक हाथ से 3 पत्थर का भारी धनुष खींच सकता था। ओह, तो आप अपने देश के लिए कड़ी मेहनत करते थे। चूतू तान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पुराने विषय पर लौट आया। यह सांचा तैयार मोमबत्ती से छोटा लगता है। मैं 1 मीटर ऊंचा सांचा कहाँ पा सकता हूँ? लू ची गुएन ने तरल मोम को उठाया और जवाब दिया, आपको इसे इन कंटेनरों में तब तक डालना होगा जब तक कि यह जम न जाए। फिर इसे बाहर निकालें और इसे एक साथ रखें, असमान भागों को काट दें और इसे ठीक करने के लिए बाहर की तरफ मोम की एक परत फैलाएं। फिर यह एक पूर्ण मोमबत्ती बन जाती है। चूतू तान ने मासूमियत से पूछा, तो फिर आप मोमबत्ती की बाती को अंदर कैसे लाते हैं? लू जियुआन ने उसे घूरकर देखा। बीच का मोम धीरे धीरे सख्त होता है, इसलिए इकट्ठा करने के बाद इसे जल्दी से मत काटो। जब बीच का हिस्सा अभी भी नरम है तो मोमबत्ती की बाती पर एक लाल गर्म लोहे की सुई बांधें और इसे मोम के ब्लॉक में डालें। सुई सीधे नीचे आधार तक जाएगी। तो यह बात है, चूतू तान ने कहा। वास्तव में 360 पेशे हैं, प्रत्येक पेशे का अपना रहस्य है। होआंग तुहा लू चीन गुएन से टोन गाई के बारे में पूछने का तरीका सोच रहा था, तभी उसने अचानक बाहर से किसी को पुकारते हुए सुना, अरे बूढ़े लू। लू जियुआन। लू जियुआन ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, वह अभी भी मोम डालने में व्यस्त था। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति तेजी से अंदर आया, पैर पटकते हुए जोर से चिल्लाया, अरे बूढ़े लू। उस बूढ़े आदमी की बेटी टिचथुई मरने वाली है। लू जियुआन दंग रह गया, उसका हाथ जो तांबे की करछुल पकड़े हुए था अचानक कांपने लगा। क्या? यह अभी मरा नहीं है? नहीं मरा, लेकिन इस बार मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ। यह सुनकर होआंग तुहा और चूतू तान दोनों दंग रह गए। उसकी बेटी यह स्वीकार करने के लिए दाली मंदिर गई कि वह राजकुमारी के नपुंसक और सुन गाई की हत्यारी है। हर बार जब दोपहर का भोजन का समय होता है तो युवा मास्टर थोई हमेशा अपनी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए घर जाते हैं, लेकिन आज वे अभी भी वहीं बैठे हैं। जैसे ही उसने होआंग तुहा और उसके समूह को आते देखा, वह खुशी से उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। तुतान,
प्राचीन उपासना। बहुत बढ़िया। अपराधी ने बिना किसी प्रयास के आत्मसमर्पण कर दिया। अब इधर उधर भागने के दिन समाप्त हो गए। राजकुमारी के महल से भी दबाव कम हो गया। होआंग तुहा उसके पीछे अंदर गया और पूछा, क्या संदिग्ध ने सब कुछ कबूल कर लिया? यह सब ले। वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए एक पेंटिंग लेकर आई थी और कह रही थी कि यह दिवंगत सम्राट की लिखावट है या कुछ और, लेकिन मुझे तो वह लिखावट कुछ और ही लगती है। वे चलते चलते बातें करते रहे और जल्द ही दाइली मंदिर के पिछले हॉल में पहुंच गए। दाली मंदिर में कोई जेल नहीं थी। पीछे केवल कुछ छोटे कमरे बनाए गए थे, जहां कैदियों को अस्थायी रूप से रखा जाता था। तिचथुई उन कमरों में से एक में बैठी थी। खिड़की के बाहर हवा में झूलते पत्तों को ध्यान से देख रही थी। होआंग तुहा, चू तुतान और दाली मंदिर के लोग अंदर आए। दरवाजा बंद किया और उसे आवाज दी, लू तिचथुई। आवाज सुनकर तिचथुई अचानक खड़ी हो गई। फिर उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। वह अनजाने में पीछे हट गई। होआंग तुहा को पता था कि वह अभी भी प्रेतवाधित है, इसलिए उसने जल्दी से उसे आश्वस्त किया, मिस लू, हम केवल औपचारिकता के तौर पर आपसे पूछताछ करने आए हैं। बस सच बताइए। लू तिचथुई ने अपने होंठ काटे, उसे बहुत देर तक देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। होआंग तुहा ने उसे बैठने का इशारा किया, जबकि वह एक तरफ खड़ा था और दाइली मंदिर के 2 अधिकारियों को उससे पूछताछ करते हुए देख रहा था। नाम, उम्र, ग्रहणगर? लू शीथुई, 17 साल की। राजधानी से कौन सा अपराध कबूल करना है? तिचथ्यू की आंखें अभी भी सूजी हुई थी। वह भयभीत सी बैठी थी। काफी देर तक वह धीरे धीरे अपने होठों को काटती रही और कुछ छोटे छोटे शब्द निकालने लगी। इस आम आदमी ने किसी को मार दिया है। मार दो। 2 लोग। दोनों अधिकारियों को शुरू से ही पता था कि उसने क्यों कबूल किया, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बस इतना कहा, बस सच बताओ। तिचथुई की आवाज कर्कश थी। उसने धीरे धीरे और रुक रुक कर बताया, इस महिला ने राजकुमारी के महल के नपुंसक वेईशी मान और दाई निन्ह वार्ड के संस्केबीज को मार डाला। लोगों को क्यों मारना? कैसे करें? वेईशी मिन ने इस महिला को नुकसान पहुंचाया। किसी को उसे तब तक पीटने का आदेश दिया जब तक वह बेहोश नहीं हो गई और उसे सड़क पर फेंक दिया, जिससे वह। यहाँ तक बोलते हुए उसके सुस्त चेहरे पर एक छिपी हुई नफरत प्रकट हुई और उसकी आवाज भी तीखी हो गई। उस दिन तिएन फुक शिवालय में इस महिला ने अपनी छिपी हुई टोपी गिरा दी। ट्रोंग हैंग आने इसे उठाने में मदद करने के लिए नीचे झुकी जब इस महिला ने वेईशी मिन को देखा। उसने नपुंसक कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही शानदार लग रहा था। तभी बिजली चमकी, मोमबत्ती फट गई। मोम में बहुत सारे रंग थे, जो बहुत ज्वलनशील थे। यह आम आदमी भी नहीं जानता कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गई है। जब वेईशी मिन को भीड़ ने अपने करीब धकेला, तो इस आम आदमी ने अचानक उसे धक्का दे दिया, जिससे वह जलती हुई आग में गिर गया। उसके पूरे शरीर में तुरंत आग लग गई। हुआंग ज़ीहे चुपचाप सुनते हुए किनारे पर खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, सुन गाई की मौत के बारे में क्या? वह कमीना, वह दरिंदा। उसने मेरे पिता को रिश्वत देने के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। तिचथुई इतनी गुस्से में थी कि वह पागल हो गई। उसकी आवाज भी कर्कश और तीखी थी, सुनने में बहुत डरावनी थी। उस दोपहर एक महिला टोन स्केबीज को खोजने के लिए दाई निन्ह वार्ड में आई थी, और उसे डर था कि वह एक महिला थी और उसे मारने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी, इसलिए उसने अपने चाकू में जहर मिला लिया। जानवर ने महिला की आवाज सुनी और दरवाजा खोला। महिला तुरंत अंदर घुसी और उसे 2 बार चाकू मारा। वह जल्दी से अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया।
महिला कुछ और चाकू डालना चाहती थी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सकी, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। हुआंग तुहा ने टिचथुई को ध्यान से देखा, फिर धीरे से भौहें सिकोड़ी। तो तुम्हें जहर कहाँ से मिला? टिचथुई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ट्रुओंग निहिका की दवा की अलमारी में एकोनाइट है। उसने एक बार लड़कियों को औषधीय जड़ी बूटियों के बीच अंतर करना सिखाया था। एकोनाइट एक जहरीला औषधीय पौधा है। पौधे के सभी भागों में जहर होता है। सबसे ज्यादा जहर इसकी जड़ में होता है। एकोनाइट की जड़ बहुत जहरीली होती है। जहर की मात्रा से अंगों में सुन्नता, रक्त वाहिकाओं में रुकावट, रक्त का थक्का बनना और मृत्यु हो सकती है। क्योंकि यह अत्यंत जहरीला होता है, इसलिए अतीत में कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते समय अपने तीरों की नोक को भिगोने के लिए इसके कंद के रस का उपयोग करते थे। हालांकि अगर इसे उचित तरीके से संसाधित किया जाए और मध्यम मात्रा में उपयोग किया जाए तो यह एक मूल्यवान औषधि है। लेकिन टोन स्कैब बिस्तर पर ही मर गया। हो सकता है कि घायल होने के बाद वह बिस्तर पर भाग गया और लेट गया। जहर का असर हुआ और उसकी वहीं मौत हो गई। थोई थुएन ट्राम ने दोनों अधिकारियों से धीरे से पूछा, क्या उसने जो कबूल किया है वह मामले के विवरण से मेल खाता है? एक त्रिसु ने सिर हिलाया। घाव काफी उथला है। यह पुष्टि की जा सकती है कि यह किसी महिला के कारण हुआ था। थोई थुएन त्राम ने सिर हिलाया और उससे पूछा, लू टिचथुई, तुमने गुप्त रूप से 2 लोगों को मार डाला, किसी को पता नहीं चला, फिर तुमने अचानक आत्मसमर्पण क्यों कर दिया, अपनी मौत की तलाश में? टिचथुई ने गहरी सांस ली, अपना पूरा साहस जुटाया और सीधे थोई थुआन ट्राम की ओर देखा। इन 2 मामलों ने पूरी राजधानी में हलचल मचा दी है और निश्चित रूप से निर्दोष लोगों को इसमें घसीटा जाएगा। यद्यपि महिलाएं कमजोर हैं, फिर भी वे जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूँ कि आकाश के नीचे सभी क्रूर लोग एक बात समझ लें, बुराई करने वालों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। यह सुनकर थोई थुएन ट्राम भी भावुक हो गए। उन्होंने सिर हिलाया और आह भरी। स्थिति वास्तव में दयनीय है, लेकिन अपराध अक्षम्य है। एक त्रिसु ने फिर पूछा, क्या आपको दामाद के गुलदाउदी के खेत में घायल होने के बारे में पता है? टिचथुई ने अपनी आंखें नीची की और सिर हिलाया। मैंने सुना है कि ट्रुओंग हंगानहा, मेरे उपकारकर्ता, भी उस दिन वहां थे। इसका तुमसे क्या संबंध है? टिचथुई ने अपना सिर हिलाया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह सेवक 1000 बार मरने का हकदार है। मैंने सुना है कि ट्रुओंग हंगान को एक गुलदाउदी युद्ध में प्रतिस्पर्धा करनी थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर रही और प्रार्थना की, अपने प्रतिद्वंद्वी के घोड़े से गिरने की प्रार्थना की, ताकि ट्रुओंग हंगान जीत सके। इस सेवक ने सोचा, शायद मेरी प्रार्थना बोधिसत्व के कानों तक पहुंच गई थी। इस स्पष्टीकरण का सामना करते हुए थोई थुआन ट्राम के पास दोनों अधिकारियों को यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस वाक्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, शायद इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी ने फिर पूछा, तुम वह पेंटिंग यहाँ क्यों लाए? वह पेंटिंग ट्रुओंग हंगान के घर में है। दूसरे दिन दाई ली तू ने इसे मांगा, लेकिन वह इसे नहीं पा सका। असल में यह मैं ही था जिसने इसे चुराया था। मुझे लगा कि मेरा बड़ा बदला ले लिया गया है और मैंने राजधानी छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि मेरे पास कोई यात्रा व्यय नहीं था। यह सुनकर कि यह पेंटिंग दिवंगत सम्राट द्वारा बनाई गई थी, मुझे लगा कि यह पैसे के लायक होगी, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया और इसे गिरवी रख दिया। अप्रत्याशित रूप से दाई ली मंदिर इसे खोजने के लिए आया, जिससे हंगामा मच गया, इसलिए मुझे इसे छुड़ाना पड़ा और इसे यहाँ लाना पड़ा। क्या तुम्हें पता है इस पर क्या लिखा है? टिचथुई ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया।
मुझे नहीं पता। मैंने बहुत देर तक देखा और केवल काली स्याही के 3 धब्बे देखे, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया और 10 क्वान पैसे ले लिए। अधिकारी ने थोई थुएन ट्राम को रिपोर्ट करने के लिए वापस मुड़कर कहा, हम आपके अधीनस्थ जांच करने के लिए मोहरे की दुकान पर गए थे और वास्तव में ऐसी बात थी। हालांकि साहूकार को यह समझ में नहीं आया कि यह किस तरह की पेंटिंग है, लेकिन उसने देखा कि कागज और स्याही अच्छी गुणवत्ता की थी और रेशम का बैकिंग भी बुरा नहीं था। उसने सोचा कि मूल साधारण नहीं था, इसलिए वह 10 क्वान का भुगतान करने को तैयार था। थोई थुएन ट्रम एक ऐसा आदमी था जो महिलाओं को बहुत प्यार करता था। वह केवल टिच थुई को देख सकता था, अपना सिर हिला सकता था, आह भर सकता था और पूछ सकता था, लू टिच थुई, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? टिच थुई वहीं घुटनों के बल बैठ गई। काफी देर बाद उसने हुआंग तु हा की ओर देखा। हिजरे फियन डोंग, कृपया मुझे त्रुओंग निहिका तक एक संदेश पहुंचाने में मदद करें। उसे बताएं कि इस जीवन में हमारा साथ होना तय नहीं है। अगले जन्म में एडिच उसके मुंह में घास बांध देगा। उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए राजकुमार हा ने उदास होकर सिर हिलाया। ठीक है। सभी लोग वापस हॉल में आ गए। समारोह के एक मास्टर ने सभी को देखने के लिए पेंटिंग को मेज पर फैला दिया। यह अभी भी सफेद रेशम के बैकिंग के साथ पीले भांग के कागज पर काली स्याही के 3 पैच थे। यह बहुत नाजुक और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट तथ्य को छिपा नहीं सका। पेंटिंग में रेखाएं बहुत ही भद्दी और टेढ़ी मेढ़ी थी। हुआंग जीहे और झू जी किन ने इसे पहले देखा था, इसलिए उन्होंने केवल इस पर नजर डाली और पुष्टि की कि यह पिछली पेंटिंग थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसके विपरीत कुई चुन झान ने लगभग अपना चेहरा पेंटिंग से चिपका दिया, इसे लंबे समय तक जांचा, फिर भौहें सिकोड़ी। यह दिवंगत सम्राट का शाही ब्रश है। यह कितना बड़ा देशद्रोह है, दिवंगत सम्राट पर कलंक लगाना। डाली मंदिर के अधिकारियों ने भी पेंटिंग को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा कहने के बाद भी यह अभी भी सबूत था। सबके चले जाने के बाद कुई चुन झान ने व्यक्तिगत रूप से इसे लपेटा और इसे दूर रखने वाला था। यह देखकर कि हॉल में कोई और नहीं था, हुआंग जीहे ने धीरे से पूछा, युवा मास्टर कुई, क्या आप मुझे यह पेंटिंग उधार दे सकते हैं? थोई थुएन ट्रम परेशान दिखे। ओह, यह मामला। नपुंसक डोंग, यह महत्वपूर्ण सबूत है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन आम तौर पर जब फैसला नहीं हुआ होता है और नपुंसक ने इसे ले लिया है, तो मुझे डर है कि यह कानून तोड़ रहा है। हुआंग तुहा ने फिर अपनी छाती से एक वारंट निकाला, दोनों हाथों से उसे पेश किया। युवा स्वामी, तो मुझे वारंट यहाँ क्वी पैलेस में जमा करने दें। इसे आपसे आधे दिन के लिए उधार लें। कल सुबह जल्दी मैं इसे निश्चित रूप से वापस कर दूंगा। थोई थुएन ट्राम ने आदेश पर विचार किया, फिर दृढ़तापूर्वक स्क्रॉल को अपने हाथ में रख लिया। सम्राट ने खोजे को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था, इसलिए अनुसंधान के लिए संबंधित साक्ष्य लेना वैध है। बस सबूत कक्ष के लिए एक नोट लिखो। स्क्रॉल मिलने के बाद हुआंग जीहे और झू जी किन को लगा कि उनके पेट में गड़गड़ाहट हो रही है। वे सुबह जल्दी निकल गए थे और आधी राजधानी घूम चुके थे। भोजन का समय पहले ही बीत चुका था और चावल या भोजन नहीं बचा था। कुई चुन झान के पास डाली मंदिर की रसोई से उनके लिए खाने के लिए कुछ साधारण व्यंजन बनाने का आग्रह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना भोजन समाप्त करने और दाली मंदिर से निकलने के बाद हुआंग जीहे ने दाली मंदिर के द्वारपाल से उस राजकुमार गुई के बारे में पूछा जो पूरे दिन सैकड़ों कामों में व्यस्त रहता था। निश्चित रूप से किसी ने उत्तर दिया, आधे घंटे पहले इंपीरियल सेंसरेट की गाड़ी यहाँ से गुजरी थी। गाड़ी का ड्राइवर चाय पीने के लिए रुका और कहा कि क्वी के राजकुमार वहाँ हैं।
शाही शहर में कई कार्यालय हैं। प्रत्येक कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि एक निश्चित रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को उतरना होगा। इसलिए चूतू तान और हुआंगतुहा ने अब अपने घोड़ों पर सवारी करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उन्हें डाली मंदिर में छोड़ दिया और सेंसरेट की ओर चल पड़े। चूतू तान ने चलते समय उसकी आस्तीन पकड़ी और सुस्ती से कहा, मैं वास्तव में सुंगको की प्रशंसा करता हूँ। हुआंगतुहा ने सूरज की रोशनी को रोकने के लिए हाथ में पकड़ी फाइल उठाई, पीछे मुड़ा और पूछा, क्या? मेरा मतलब है, मैं वास्तव में हिजड़े की ऊर्जा की प्रशंसा करता हूँ। चूतू तान ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। आधे दिन से अधिक समय तक भागते रहने के कारण मैं लगभग थक गया था। फिर भी हिजड़े ने बिना किसी आराम की आवश्यकता के इतनी तेजी से काम किया। अपराध घटित होने के बाद आपको हर पल के लिए लड़ना पड़ता है। आप एक भी पल नहीं गंवा सकते। फिर जैसे अचानक याद आ गया हो, वह जल्दी से बोली, ओह ठीक है, टोन गाय का शरीर अब कहाँ है? क्या तुम्हें उसके 2 घावों का आकार याद है? शरीर और घाव का जिक्र करते हुए चूतू तान उत्साहित हो गया, मानो उसने गर्मी के दिन में एक ठंडा बर्फ का टुकड़ा खाया हो। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने घाव देखा है, मुझे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मैं तुरंत उनका उत्तर दे सकता हूँ। हुआंगतुहा ने पीछे मुड़कर पूछा, मैं घाव का विशिष्ट आकार और वार की दिशा जानना चाहता हूँ। एक घाव बाएं कंधे की कॉलर बोन के नीचे है, एक घाव नाभि के दाईं ओर है, दोनों बाएं से दाएं तिरछे नीचे की ओर हैं। इस बिंदु पर चूतू तान ने अचानक अपना मुंह चौड़ा खोला, फिर चारों ओर देखा, अपनी आवाज कम की और फुसफुसाया, तो तिचथुई ने झूठ बोला? उम्मा। हुआंगतुहा ने धीरे से उत्तर दिया, अगर टोन गाई तिचथुई के सामने खड़ी थी तो उसने जिस तरह से चाकू पकड़ा था उसके आधार पर घाव ऊपर से नीचे की ओर हुआ होगा। यह बाएं से दाएं तिरछे तरीके से कैसे वार किया जा सकता है? ऐसा घाव केवल तभी बन सकता है जब प्रतिद्वंद्वी सोते समय अपनी करवट पर लेटा हो। चूतू तान ने आश्चर्यचकित और संदिग्ध दिखते हुए एक सांस ली, लेकिन तिचथुई को खुद को क्यों सौंपना पड़ा? सारा दोष अपने ऊपर लेना पड़ा। उसने ऐसा क्यों किया? हुआंगतुहा ने चुपचाप बहुत देर तक चूतू तान को देखा, फिर अपनी नजरें पीछे घुमा ली। उन्होंने दाई लीतू की दीवार के नीचे घुटनों के बल बैठे एक व्यक्ति को देखा। ट्रुओंग हंगान्हा। कोई नहीं जानता था कि वह कब से वहां बैठा था, केवल यह देखने के लिए कि वह अपना सिर झुकाए और जमीन की ओर देखता रहा, निश्चल। उसकी आंखें विचलित और बिखरी हुई थी। चूतू टैन ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखने के लिए अपना मुंह खोला, केवल लंबे समय के बाद ओह की आवाज निकालने के लिए। 2 लोगों द्वारा लंबे समय तक घूरने के बाद ट्रुओंग हैंग आने ने आखिरकार इसे महसूस किया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा। काफी समय बाद उसकी विचलित आंखें सामान्य हो गई, मानो उसने उन्हें अभी अभी पहचाना हो। वह खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में उनका अभिवादन किया, डोंग भाई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, इतने लंबे समय तक घुटनों के बल बैठने से उसके सुन्न पैर अब उसके शरीर को सहारा नहीं दे पा रहे थे और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसके सिर के ऊपर चमकती हुई धूप थी, उसके पैरों के नीचे चिलचिलाती गर्म जमीन थी। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भून दिया जा रहा हो। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह केवल दीवार को पकड़ सकता था और कांपते हुए खड़ा हो सकता था, लंगड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। हुआंगतुहा ने उसे घूर कर देखा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। चूतू तान दयापूर्वक उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। त्रुओंग हंग अनह लंबा था,
हालांकि चू तुतान को लंबा माना जाता था, फिर भी वह 2 या 3 इंच छोटा था। जब उसने त्रुओंग का साथ दिया तो चू कांग तू भी लड़खड़ा गया। क्या हुआ? दूसरे भाई झांग चू तुतान ने उसे सहारा दिया और दिलासा देते हुए कहा, शांत हो जाओ। झांग हैंगिंग झो जिकिन के खिलाफ झुक गई, फिर उसकी आंखें हुआंग जीहे पर चिपक गईं। गर्मी से उसके होंठ हिल गए और उसने कुछ सूखी आवाजें निकाली। आपको आह दी की मदद करनी चाहिए। वह नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वह किसी को नहीं मार सकती। हुआंग जीहे ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप सिर हिलाया। उसकी उदासीन प्रतिक्रिया को देखकर झांग हैंगलिंग घबरा गई, आगे बढ़ी और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। पागलों की तरह भीख मांगते हुए, वह इतनी कमजोर है, वह किसी को कैसे मार सकती है? मैं नहीं जानता कि उसने खुद को क्यों सौंप दिया, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे उसे बचाने की विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। उसकी आवाज भारी थी और उसे अपने गले से कुछ टूटी-फूटी दलीलें निकालने में काफी समय लगा। वह लगभग बोल पाने में असमर्थ था। होआंग तुहा ने आह भरी और उसे आश्वस्त करने के लिए उसका हाथ थपथपाया। दूसरे भाई ट्रुओंग, चिंता मत करो, मैं इस मामले की सच्चाई जरूर उजागर करूंगा। तब तक अपराधी के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं होगा और वह निश्चित रूप से बेनकाब हो जाएगा। त्रुओंग हंग आन्हे ने उसे बहुत देर तक घूरा, फिर जैसे कि वह समझ गया हो कि उसने क्या कहा, उसने भारी ढंग से अपना हाथ छोड़ दिया जो लगभग उसके कंधे को कुचलने वाला था। 2 कदम पीछे हट गया और धीरे से उत्तर दिया, ठीक है। मुझे विश्वास है कि तुम एडिच की मासूमियत लौटा दोगी। दूसरे भाई झांग, अब आप लेफ्ट जिनवू गार्ड में वापस आ सकते हैं। आप कल आकर पंजीकरण करा सकते हैं। होआंग तुहा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, एडिच की उम्मीदों को निराश मत करो। शाही सेंसरेट दरबार में सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित कार्यालय था, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कई पुराने शाही सेंसर और शाही सेंसर पर्यवेक्षक कुई के राजकुमार के चारों ओर बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसे खींच रहे थे और खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि यह जाने का समय है। राजकुमार हे और झो जिकिन को अंदर आते देख ली शुबाई ने उन्हें प्रतीक्षा करने का संकेत दिया, फिर खड़े होकर सभी से कहा, यह यांग चोंगगू है, मेरे बगल में बैठा नपुंसक, मामलों को सुलझाने में बहुत अच्छा है और वर्तमान में महामहिम द्वारा ग्रैंड कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए नियुक्त लोगों में से एक है। वह मामले की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आए होंगे, इसलिए मुझे आप सभी से विदा लेनी चाहिए। अलविदा। राजकुमार क्वी। सेंसरेट के लोग खड़े हो गए और उसे दरवाजे तक ले गए। सेंसरेट से बाहर निकलते हुए चू तुतान ने आह भरी, सेंसरेट के लोग वास्तव में पक्षपाती हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो उनमें से प्रत्येक ने अपना सिर आसमान की ओर उठा लिया, मानो मैं दरबार के लिए अपमान की बात हूँ, और मुझे एक और जोड़ी चॉपस्टिक देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही राजकुमार आया, नपुंसक, देखो, बूढ़े चेहरों की एक पंक्ति गुलदाउदी की तरह चमक कर मुस्कुरा उठी, सारी झुर्रियां चिकनी हो गईं। लिथु बाक अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सके, आज वे अच्छे मूड में हैं। छाता, सेंसरेट के लोगों का भी दिन खुशियों भरा होता है। क्या आप हमेशा लोगों को सिर ऊंचा करके शिक्षा नहीं देते? लीथू बाक ने हुआंग तुहा की ओर रुख किया। क्यों लोन हेयरपिन के गायब होने के कारण सम्राट ने कई महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाया है और 3 न्यायिक एजेंसियों से अनुरोध किया है। न्याय मंत्रालय, दाई लीतू और नुगुसु दाई संयुक्त रूप से इसकी जांच करें। बाकी 2 दफ्तर ठीक थे, लेकिन सेंसरेट के बुजुर्गों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि तीनों न्यायिक दफ्तर सिर्फ तभी बुलाए जाते हैं जब उनके सामने देश और उसके लोगों से जुड़े बड़े मामले आते हैं।
वे राजकुमारी के हेयरपिन खोने पर इतना हंगामा कैसे कर सकते थे और तीनों न्यायिक दफ्तरों को कैसे डरा सकते थे? बादशाह ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल है। राजकुमारी शायद अब खतरे में है, इसलिए जल्दी से जल्दी जांच करना जरूरी है और कोई टालमटोल नहीं हो सकती। जब दोनों पक्ष बहस कर रहे थे, तब दाली मंदिर ने सूचना दी कि संदिग्ध ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सेंसरेट ने देखा कि सम्राट के पारिवारिक मामले पूरे दरबार के सार्वजनिक मामले नहीं बन गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रसन्न हुए। चू तुतान ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन टिचथुई हत्यारा नहीं है। चाहे वह हत्यारा हो या न हो, अब जब वह कबूल करने के लिए आगे आई है, तो क्या यह बहुत उपयुक्त अवसर नहीं है? ऐसा कहकर ली थू बाक ने हुआंग तुहा की ओर देखा। क्या आप जांच जारी रखना चाहते हैं और सम्राट द्वारा सौंपा गया मिशन पूरा करना चाहते हैं, या यहीं रुकना चाहते हैं? टिचथुई और मुझे परिचित माना जा सकता है। उसका जीवन इतना दयनीय था, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता था, हुआंग तुहा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इसके अलावा इस नौकर की राय में, भले ही वह खुद को सौंप दे, मुझे डर है कि पेड़ शांत रहना चाहता है, लेकिन हवा नहीं रुकेगी। ली थू बाक ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारा मतलब है, शायद हत्यारा अभी भी नहीं रुका है? संभावित, क्योंकि तस्वीर के अनुसार तीसरा मृत व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। हुआंग जीहे ने स्क्रॉल को अपने हाथ में रख लिया। ली शुबाई ने चलते हुए इसे खोला। बस एक नजर और उसके कदम रुक गए। राजकुमार क्वे हमेशा शांत रहता था, लेकिन अब शाही शहर के बीच में खड़ा था, सरकारी कार्यालयों के चारों ओर ऊंची दीवारों की छाया में, अपने हाथ में अनाड़ी ढंग से लिखी गई पेंटिंग को देखते हुए उसका शरीर अचानक एक पल के लिए जम गया। आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, हवा बह रही थी, तीनों लोगों के कपड़ों की आस्तीन और हेम को फड़फड़ाने के लिए उड़ा रही थी। ली शुबाई की लंबी पलकें आखिरकार धीरे धीरे उठीं। उन्होंने पेंटिंग को लपेटा और हुआंग जीहे के हाथ में रख दिया। इसे दूर रखो, चू तुतान ने जल्दी से पूछा। क्या महाराज ने वहां 3 लोगों की दुखद मौतें देखीं? ली थू बाक ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि आप इसे बलपूर्वक जोड़ते हैं, तो आप इसकी अस्पष्ट कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हास्यास्पद कहानी को दिवंगत सम्राट की लिखावट से कैसे जोड़ा जा सकता है? चू तुतान ने तुरंत उदास होकर कहा, जिया ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। उसने चुपके से हुआंग तुहा पर नजर डाली, यह देखकर कि वह अधिक से अधिक ली थू बाक की तरह बन रही थी। हमेशा शांत और संयमित व्यवहार करती हुई, वह अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि टिचथुई द्वारा टोन गाई को मारने के बारे में अभी भी कई संदेह हैं। मुझे कब्रिस्तान जाकर देखना होगा। मैं पहले विदा लूंगा। यह देखकर कि चू तुतान बहुत दूर चला गया है, ली थू बाक ने हुआंग तुहा को गाड़ी में आने का संकेत दिया। दाई ली तू के गेट से गुजरते हुए द्वारपाल ने ना फात सा की लगाम खोल दी और वह तुरंत पीछे चला गया, इतना आज्ञाकारी कि लोगों की जीभ चटकाने लगी। हुआंग तुहा अपनी सामान्य सीट पर बैठ गई, जो ली थू बाक के सामने वाली नीची कुर्सी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह तुरंत समझ गई। जल्दी से अपनी छाती से स्क्रॉल निकाला और उसे पेश किया। ली थू बाक ने पेंटिंग को मेज पर फैला दिया। मेज थोड़ी छोटी थी, इसलिए पेंटिंग का कुछ हिस्सा उसके घुटनों तक लटक रहा था। उसका हाथ स्क्रॉल पर दबा हुआ था। उसकी उंगली धीरे धीरे पहली ड्राइंग को ट्रेस कर रही थी। एक व्यक्ति आग से जलकर मर रहा था। पिछली बार आपने कहा था, आप लोगों ने सोचा था कि यह आग से जलकर मर रहे एक व्यक्ति की तस्वीर थी? हाँ, हम इस पतली रेखा को आसमान से गिरती बिजली के रूप में भी देखते हैं। तो यह चित्र एक ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जिस पर बिजली गिरी है।
जो आग से घिरा हुआ है और मरने के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रुओंग परिवार ने कहा कि यह दिवंगत सम्राट का शाही लेखन है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? उसने उसकी तरफ थोड़ा ऊपर देखा। होआंग तुहा ने एक पल सोचा और फिर धीरे से जवाब दिया, मैंने दिवंगत सम्राट की लिखी हुई चीजें कभी नहीं देखी हैं, इसलिए मैं पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। लीथू बाख ने शांतिपूर्वक अपना हाथ पेंटिंग पर रखा। इस प्रकार की स्याही विशेष रूप से टू मैन द्वारा दिवंगत सम्राट के लिए बनाई गई थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दिवंगत सम्राट की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें स्याही की गंध पसंद नहीं थी, तो परिवार को नुस्खा बदलना पड़ा। पॉलिश किए गए मोती और जेड के अलावा उन्हें स्याही में एक विदेशी श्रद्धांजलि स्वाद भी मिलाना पड़ा। वे केवल 10 सिल्लियां बना सकते थे, लेकिन 7 का इस्तेमाल किया गया। शेष 3 को दफनाने के लिए छोड़ दिया गया। अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी बरकरार है। होआंग तुहा ने उसे सूंघने के लिए नीचे झुका और वास्तव में उसे एक बहुत ही हल्की और हल्की खुशबू आई, जो सामान्य से बिल्कुल अलग थी। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर लीथू बाक ने कहा, जब दिवंगत सम्राट लिखते या पेंटिंग करते थे, तो वे अक्सर पहले किनारे पर कुछ स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते थे। यह उनकी कई सालों से आदत थी, और जो लोग उनके करीब नहीं थे, उन्हें पता नहीं था। इसे देखो, उस पतली रेखा के पास, जिसे वे बिजली समझ रहे थे, एक बाल के समान एक धुंधली रेखा थी, जो लगभग अदृश्य थी। यह स्ट्रोक इसके बगल वाले से अलग है। यह स्पष्ट रूप से ब्रश द्वारा छोड़ा गया निशान नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो सम्राट ने गलती से तब बनाया जब उसने ब्रश नीचे रखा। मैं ट्रुओंग परिवार के घर जाऊंगा और ट्रुओंग हंगआन्हे के पिता से पेंटिंग की उत्पत्ति के बारे में पूछूंगा। हमें यह भी पूछना चाहिए कि सम्राट ने यह चित्र क्यों बनवाया और इसके अलावा इसे एक साधारण डॉक्टर को क्यों दिया। ली शुबाई ने धीरे से निर्देश दिया। हुआंग जीहे ने पेंटिंग को देखा और ई के राजा की अजीब प्रतिक्रिया को याद किया। निश्चित रूप से, ली शुबाई ने तुरंत कहा, और अब हमें ई के राजा की हवेली में जाना चाहिए। क्या आपने नहीं कहा था कि जब 7वें भाई ने यह पेंटिंग देखी तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी? हुआंग तुहा ने सिर हिलाया। वह एवियन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे आगे से शोर सुनाई दिया। कार धीमी हो गई, फिर चौराहे पर रुक गई। होआंग तुहा ने खिड़की खोली और धीरे से पूछा, वियन बा, क्या हुआ? आगे बहुत शोर है, ट्रैफिक जाम है। एवियन ने गर्दन उठाकर देखा और जवाब दिया। जैसे ही उसने बाहर देखने के लिए पर्दा उठाया, उसने देखा कि चू तू तान उसके ठीक बगल में खड़ा था और उस पर भौहें चढ़ा रहा था। सुंग को, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मुझे नीचे जाकर देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा कहकर होआंग तुहा कार से बाहर कूद गया और उसे आगे धकेल दिया। चू तू तान भी जल्दी से उसके बगल में आ गया, उसके लिए रास्ता साफ करते हुए, जल्दी करो, आगे बहुत भीड़ है, चलो मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। होआंग तुहा ऊब गया था। तू तान, मैं उत्साह देखने का इरादा नहीं रखता, लेकिन यह बिन्हखांग वाड़ का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह राजधानी में दुर्लभ है। यदि आप इसे नहीं देखेंगे तो यह दुख की बात होगी, सर। ऐसा कहकर उसने उसे भीड़ में खींच लिया। लीथू बाक ने ठंडे अंदाज में उसकी ओर देखा, फिर एवियन को आदेश दिया, चलो चलें। लेकिन अब हम और आगे नहीं जा सकते, सर। वापस जाओ, दाली मंदिर में। यह देखकर कि हुआंग जी वह और झूजी किन लोगों के समुद्र में गायब होने वाले थे, उन्होंने भी देखा। आधे से अधिक अवरुद्ध होने के लिए इसे स्थानांतरित करना मुश्किल हो गया। उस्टित गाड़ी जो सड़क के बीच में रोका गया था, स्थानांतरित करने में असमर्थ था। वे इतनी भीड़ में थे कि उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ रहा था,
लेकिन वे फिर भी गाड़ी के पास ही खड़े रहे, एक कदम भी गाड़ी से हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें भीड़ से घिरा देखकर वह उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास गई। क्या संयोग है, राजकुमारी भी यही है? इतनी भीड़ के बीच की हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। थुई चाऊ ने फिर भी झुककर जवाब दिया, हाँ सर, आज हिजड़ा। क्या तुम भी यंग मास्टर चू के साथ मस्ती देखने जा रहे हो? राजकुमार हाँ ने केवल सिर हिलाया। तभी राजकुमारी डोंगजूंग ने अचानक उनकी ओर देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठा दिया। राजकुमारी की भौहें, जो पहले पतली और तीखी थी, अब हताशा में सिकुड़ी हुई थी, और उनमें और भी अधिक अहंकार और प्रभुत्व झलक रहा था। हिजड़ा यांग भी यहाँ है। डाली मंदिर के लोग कहाँ हैं? आप भीड़ को तितर बितर क्यों नहीं करते? राजकुमारी के क्रोधित स्वर को सुनकर, स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, पूरे सरकार को आदेश देते हुए, राजकुमार हाँ ने निराशा में कहा, मुझे डर है कि राजकुमारी निराश होगी। यह नौकर बिना किसी को लाए अकेले यहाँ आया था। हुम्फ, यहाँ न तो सुबह जाम था और न ही देर से, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची, ट्रैफिक जाम हो गया। हमें इतनी जल्दी में निकलना था कि हम केवल इन बेकार लोगों को ही साथ ले आए। राजकुमारी डोंगजूंग ने अपने साथियों का उपहास किया और कोचवान को डांटा, भले ही हम फीनिक्स गेट से प्रवेश करें, लेकिन अगर हम तलवार और चाकू का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? क्या मैं पहले कभी राजकुमार से नहीं मिली? कोचवान को डांटा गया और वह केवल अपना सिर झुकाकर बार बार हाँ कह सका। यह सुनकर कि वे फीनिक्स गेट पर पहुंच गए हैं, राजकुमार हाँ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और जल्दी से पूछा, राजकुमारी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही हैं और उन्हें आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। आप अचानक ताइजी पैलेस क्यों जाना चाहती हैं? थुई चाऊ ने थोड़ा सिर हिलाया, चिंतित रूप से सामने भीड़ को देखा और फुसफुसाया, थुकफी राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान में थाई क्यूक पैलेस में केवल रानी वोंग थी, लेकिन अब क्वैक थुकफी वहां था, और यहाँ तक कि राजकुमारी डोंगजोंग से वहां मिलने के लिए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, क्या सम्राट वहां है? इस नौकर को नहीं पता। उपपत्नी थुक ने केवल राजकुमारी को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था। थुई चाऊ ने चुपके से उत्तर दिया। होआंग तुहा तुरंत समझ गया कि आज रानी वोंग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होना चाहिए, और क्वैक थुकफी ने राजकुमारी डोंगजूंग को यहाँ बुलाया। रानी को एक घातक झटका देना चाहता था। पिछली मुलाकात को याद करते हुए रानी वोंग ने लापरवाही से महल में लौटने का उल्लेख किया था, और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में जीत है। उसके पास क्वैक थुकफी से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत शतरंज का टुकड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या वह आज इसका उपयोग करने में सक्षम होगी? मैं अभी सोच ही रहा था कि संगीत शुरू हो गया। पता चला कि दो गायन समूहों के बीच प्रतियोगिता में विजेता और हारने वाले का फैसला होने वाला था। दाईं और लाल रंग की महिला हूँ क्वान वू नृत्य कर रही है, जो हवा की तरह तेजी से घूम रही है, जिससे नीचे बैठे दर्शक जयकार कर रहे हैं। बाईं और हरे रंग की पोशाक में खड़ी महिला ने स्प्रिंग रिवर फ्लावर्स एंड मून नाइट गाना गाने के लिए अपनी आवाज ऊंची कर दी। शोरगुल के बीच भी उसकी आवाज साफ साफ गूंज रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी आवाज कितनी मजबूत थी। और संयोग से दो पंक्तियां गा दी, साथ साथ सुन रहे हैं, पर अब मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मैं तुम्हारी ओर बहते हुए चंद्रमा का अनुसरण करना चाहता हूँ। तांग राजवंश के दौरान झिंजियांग से आयातित एक नृत्य, जिसमें गर्दन की गति पर जोर दिया जाता है। नर्तक एक गोल फर गलीचे पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। प्रत्येक नृत्यकला में सैकड़ों अलग अलग मुद्राएं होती हैं। यह नृत्य आज भी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के झिंजियांग क्षेत्र में मौजूद है। राजकुमार हा की नजर अनायास ही राजकुमारी डोंगचांग पर पड़ गई।
लेकिन राजकुमारी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी भौहें सिकोड़े हुए थी और कोस रही थी। ये घृणित गायक! मैं अपने पिता से कब कहूंगी कि वे इन सभी को चांगान शहर से बाहर निकाल दें। फिर उसने जोर से पर्दा गिरा दिया। भीड़ ने धक्का मुक्की की, जिससे गाड़ी खींच रहे 2 घोड़े डर गए, जिससे वे हिलने लगे, जिससे गाड़ी हिलने लगी। थुई चाओ ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा पकड़ा और अंदर से पूछा, क्या राजकुमारी ठीक है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राजकुमारी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और नीचे कूद गई। वह बीमार थी और उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। इस बार वह बहुत जल्दी नीचे कूद गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह लगभग गिर गई। थुई चाओ ने जल्दी से उसे सहारा दिया। उसके पीछे आए दर्जन भर हिजड़े भी इकट्ठा हो गए और भीड़ को एक तरफ धकेल दिया। सड़क पहले से ही भरी हुई थी। ये दर्जन भर लोग अंदर घुस आए और हंगामा मचाने लगे। जो लोग पास में ही नृत्य और संगीत देख रहे थे, वे गिरते गिरते बचे। कुछ चिड़चिड़े लोग चिल्लाएं, तुम क्या कर रहे हो? क्या हिजड़ा बहुत बड़ा है? अगर बादशाह भी आ जाए तो वह लोगों को नाच गाना देखने से नहीं रोक सकता। उस समय राजकुमारी डोंगजूंग की आंखें अचानक भीड़ के बीच में रुक गईं। उसने अपनी तीखी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, ट्राम कू लोन। राजकुमार हा ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और केवल कुछ सिर देखे और कई वेश्याएं भव्य आभूषण पहने हुए थीं, लेकिन रंग और आकार सभी बेहद भद्दे थे, जेड़ के एक ही टुकड़े से बने 9 अंगूठी वाले हेयरपिन के विपरीत। राजकुमारी डोंगजूंग के बगल में नौकरानियां भी पागलों की तरह इधर उधर देखने लगीं और थुई चाओ ने अचानक कहा, राजकुमारी, क्या आपने 9 अंगूठी वाला हेयरपिन देखा? लेकिन मुझे यह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहां कोई इसे पकड़े हुए है। राजकुमारी डोंगजूंग ने दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा किया। उसके पैर भी उस दिशा में बढ़ने लगे। भीड़ उमड़ रही थी। पीछे के पहरेदार अभी तक अंदर नहीं घुसे थे। हिजड़ों को पहले ही किनारे पर धकेल दिया गया था। राजकुमारी के पास केवल कुछ नौकरानियां बची थी, लेकिन वे साथ नहीं दे पा रहे थे। थुई चाओ ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। राजकुमारी, सावधान! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, राजकुमारी डोंगजूंग को कलाई से पकड़ लिया गया और जोर से खींचा गया, जिससे वह आगे गिर गई। उसकी छोटी सी आकृति अचानक भीड़ में खींची चली गई। जो भीड़ अभी अभी अलग हुई थी, वह तेजी से उसके करीब आ गई, जैसे किसी खूंखार जानवर ने खून के बेसिन जितना बड़ा मुंह खोला हो और उसे तुरंत निगल लिया हो। मंच के दोनों ओर दर्जनों महिलाएं एक साथ स्प्रिंग रिवर फ्लावर्स एंड मून नाइट गीत गा रही थी। उनकी आवाजें बेहद मधुर और सुंदर थीं। अंत तक इसने बाकी सभी ध्वनियों को दबा दिया। केवल महिला गायिका की स्पष्ट आवाज को छोड़कर सबसे ऊंचे बिंदु पर आवाज का परिवर्तन 10,000 पहाड़ों को पार करने जैसा था, घुमावदार और मुड़ते हुए नीले आसमान की ओर बढ़ते हुए। हु क्वान वू नृत्य अपने सबसे तेज चरण में प्रवेश कर रहा था। मंच पर हर जगह महिला नर्तकी की सुंदर और कोमल आकृति देखी जा सकती थी। उसने अपनी बाहें फैलाई, आसमान की ओर देखा, खिलखिलाकर मुस्कुराई और तेजी से घूम गई। उसके सिर पर दुपट्टा, उसकी कमीज का किनारा, उसकी पैंट का किनारा और सैकड़ों छोटी छोटी चोटियों में बंधे उसके बाल सभी बहकर रंगीन धारा की तरह घूम रहे थे। थुई चाओ के समूह की भयभीत चीखें तेज संगीत में डूब गईं। दर्जनों लोगों के सामने राजकुमारी को भीड़ में घसीटा गया और उसके आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि यह सच है और प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। राजकुमार हा ने सबसे पहले अपना संयम वापस पाया, तुरंत भीड़ से अलग हो गए और अंदर घुस गए।
सभी प्रकार के कपड़ों और लोगों से भरी भीड़ के बीच वह भी अस्त व्यस्त थी, बस वहीं खड़ी थी। यह नहीं जानती थी कि किस दिशा में भागना है। सौभाग्य से उसी समय किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। होआंग तुहा ने पलटकर चू तू तान को देखा। वह लड़का काफी लंबा था और उसने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने बाएं और दाएं देखा और पूछा, राजकुमारी कहाँ है? क्या आपने राजकुमारी को देखा है, श्रीमान? राजकुमार हा ने अपना सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जल्दी से दोनों गायन और नृत्य मंडलियों को वापस जाने का आदेश दो। मुझे डर है कि राजकुमारी को कुछ हो गया है। यह कैसे हो सकता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबके सामने। क्या हो सकता है? चू तू तान ने विरोध किया, लेकिन साथ ही हिजड़े के पहरेदारों को इकट्ठा करने के लिए मुड़ गया ताकि वे जल्दी से भीड़ को तितर बितर कर सकें। दुर्भाग्य से वहां बहुत सारे लोग थे और यह शोरगुल और अराजक था, इसलिए इसे तुरंत तितर बितर नहीं किया जा सका। थुई चाउ चिंतित थे। गायब होने से पहले राजकुमारी चिल्लाई, ट्राम कू लोन। इसलिए इस नौकर ने सोचा कि किसी ने राजकुमारी को बहकाने के लिए ट्राम कू लोन का इस्तेमाल किया होगा। हिजड़े, राजकुमारी को ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? होआंग तुहा ने अचानक भीड़ में लिथू बाग को ढूंढा। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। बिना खांग वार्ड की 4 मुख्य सड़कें, 16 छोटी गलियां, 123 गलियां, उसे किसी से भी बेहतर पता होनी चाहिए। लेकिन इस समय लीथू बाग उसके साथ नहीं थी। वह खुद बिना खांग वार्ड से परिचित नहीं थी, इसलिए उसे चू तू तान के साथ चर्चा करनी पड़ी। कई संगीत समूहों वाली गलियों को खत्म करना पड़ा, कई आंखों और कानों वाली भीड़ भरी शराबखानों वाली गलियों को खत्म करना पड़ा और सामने की मृत छोरों को खत्म करना पड़ा और 10 से अधिक संभावित गलियों को चुनना पड़ा। इसके बाद उसने राजकुमारी के महल के यमदूतों और पहरेदारों को, जो टूटी हुई घंटियों की तरह पागलों की तरह खोज रहे थे, हर गली में फैलकर तलाशी लेने का काम सौंपा। सब कुछ खत्म करने के बाद होआंग तुहा ने पीछे मुड़कर देखा कि राजकुमारी की सेवा करने वाली केवल 3 नौकरानियां थीं और पूछा, थुई चाउ कहाँ है? अभी अभी थुई चाउ ने राजकुमारी का पीछा किया और भीड़ ने उसे भी निगल लिया। ट्रुई नगोक ने बोलना समाप्त नहीं किया था कि अचानक उसे दूर से एक चीख सुनाई दी, उसके बाद एक भयभीत पुकार। इस समय जब भीड़ तितर बितर हो गई थी, तो जगह कुछ हद तक शांत थी और यह और भी अधिक शोकपूर्ण लग रहा था। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? यह थुई चाउ की आवाज थी। चू तू तान और होआंग तुहा ने सबसे तेज प्रतिक्रिया की, तुरंत भाग गए। आसपास की दीवार के पीछे अभी भी 3 या 4 मीटर खाली जगह थी। हरे भरे फूलों की लताएं पूरे यार्ड और दीवार पर रेंग रही थी। हरे पत्तों के बीच चमकीले लाल फूलों के धब्बे खून की लकीरों की तरह दिख रहे थे। फूलों और पत्तियों के घने पैच के अंत में राजकुमारी डोंगजूंग का शरीर दीवार से टिका हुआ था, धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। तितलियों से कढ़ाई की गई लाल पोशाक असामान्य रूप से गहरे लाल रंग में भीग गई थी, सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उलझी हुई लताओं के पीछे घनी घास थी। इस समय केवल पटाखों की कुछ नंगी शाखाएं हिल रही थी। थुई चाउ लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, लताओं से टकराई और गिर पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ताकत कहाँ से मिली। फिर भी रोती हुई राजकुमारी के पास गई, उसे कसकर गले लगाया, इस हद तक डरी हुई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अब और चिल्ला नहीं सकती थी। वह केवल उस घाव को ढक सकती थी जो राजकुमारी की छाती पर बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसके हाथ राजकुमारी की जान नहीं बचा पाए।
वह केवल असहाय होकर देख सकती थी कि उसकी युवा शक्ति गर्म खून के साथ बह रही थी, धरती में रिस रही थी जो जीवन से फूट रही थी और फिर गायब हो गई। थुई चाओ की अभिव्यक्ति सुस्त थी, जैसे कि वह अपने सामने क्रूर और दर्दनाक वास्तविकता का सामना नहीं कर सकती थी। होआंग तुहा के पैर भी कमजोर थे। वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और देखा 9 पंखों वाला हेयरपिन, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, अब कुचली हुई लताओं के बीच राजकुमारी के खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ा था। 9 फीनिक्स पंखों में उकेरे गए अजीब 9 रंग के जेड पर ताज़ा खून टपक रहा था, जो इत्मीनान से उड़ रहा था और भी शानदार और अविश्वसनीय रूप से गर्म लग रहा था। हेयरपिन की पूंछ, जो अर्धचंद्राकार रूप में उकेरी गई थी, अब टूट गई थी, राजकुमारी की छाती के ठीक बीच में फंस गई थी। ताज़ा खून लाल रंग का था, जिस पर उकेरे गए 2 प्राचीन मुहर के अक्षर उजागर हो रहे थे। ngokन्हे